हाय बच्चों, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं जैसा कि आपसे बोला था कि 2023-24 के लिए एक नई रणनीति के साथ मैथ का सेशन लेके आया हूं। आपको 2 दिन पहले बताया था कि आपके साथ में एक वास्तविक संख्या का एक डेमो क्लास कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसमें कुछ परिभाषाएं थी, कुछ नंबर्स थे जैसे ओड नंबर, इवन नंबर वगैरह। इन सब की चर्चा मैं कर चुका हूं। और जैसा मैं आपसे बोला था कि मैं दिसंबर के पहले पहले आपको सारे वीडियो मतलब टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज सब कुछ करा दूंगा। तो और ये भी कहा था कि आप घबराइएगा मत, रोज का रोज आपको डेली डेली नहीं मिल पाएगा। हो सकता है डेली न मिले, अगर समय रहा तो डेली भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और नहीं समय रहा तो अल्टरनेट करके आज दिए हैं तो कल, नहीं तो परसों, ऐसे करके मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। लेकिन ये मेरा वादा है आपसे कि दिसंबर के पहले पहले आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके पास होगा। उसके बाद दिसंबर और जनवरी जो महीना बचेगा उसमें मैं कई सारे पेपरों का एनालिसिस करा के आपको बोर्ड के पहले बहुत कुछ दे दूंगा, जिससे आप इतना मजबूत हो जाएंगे कि आपको 30 तो विद्यालय से मिलता है, 70 में मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप 60 प्लस करके आएंगे। ये मेरी गारंटी है। और अगर आप मेरे कहे हुए और बताए हुए समस्त सवालों को 1 से 2 बार, 2 बल्कि 3 बार अगर लगा लेते हैं बच्चों, तो ये दावा है कि आपका 69, 70, 69, 70 के नीचे नंबर हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, मैथ में नंबर कटता नहीं है, न राइटिंग पे नंबर कटता है, न तो आपके लिखावट पे नंबर कटता है, न तो आपके थोड़ा तौर तरीके पे। उसमें होता क्या है कि आप सवाल लगाए हैं, सवाल लगी होनी चाहिए, उसका स्टेप सही होना चाहिए, एग्जाम और आंसर सही होना चाहिए, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। और सब सब्जेक्ट में क्या होते हैं कि वहां पे नंबर आपके कटते हैं, यहां कटते नहीं बच्चों। इसलिए आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मैथ में मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला ही प्रश्नावली 1.1 की जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि आपका महत्तम समापवर्त जो होता है वह निकालने को कह रहा है। अब निकालेंगे आप कैसे इसको, देखिए आप अपने तरीके से 135 और 225 का गुणनखंड करके, फैक्टर करके उसमें निकाल लेते, जो जो कॉमन होता वो निकाल लेते, एचसीएफ बन जाता। लेकिन ऐसा कह रहा है मत कीजिए, इसको कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करिए, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। यहां किसका प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन विधि से इसको करना है। तो देखिए बच्चों, इसको इस तरीके से अगर हम करते हैं तो पहला ही हम ले लेते हैं क्वेश्चन आपका ए नंबर, ए का आंसर हमें लिखना है। ए देखिए, तो ए क्या कह रहा है, जैसे 125, 225, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए यहां 135 और 225 दिया हुआ, इसका पहला स्टेप क्या होता है, जो बड़ी संख्या होती है उसमें भाग दिया जाता है, वो क्या होती है, भाज्य होती है। वो क्या होती है, भाज्य होती है, उसी में तो आप भाग देंगे। तो और भाग किससे देंगे, जिससे भाग देंगे वो भाजक होगा। तो भाजक कौन है, 135 भाजक होगा, भाज्य क्या होगा, 225। तो आप यहां लिखेंगे 135 और 225 का क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे कि 135, 225 का एचसीएफ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, 225 बराबर, 225 बराबर क्या कर सकते हैं, 135, 135। ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं कि 225 में भाग देना है, तो 225 का अगर हम भाग देंगे 135 से, तो ये 135 एक बार जाएगा या 2 बार, 135 दूना क्या हो जाएगा, 270, और 225 से 270 बच्चों ज्यादा है, इसलिए 125 गुणित क्या करेंगे, 1। तो यहां आया, अब 135 आया, 135 में 225 में 135 घटा दीजिए, जो शेष बचे उसको लिख दीजिए। क्योंकि आपको पता है विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी रूप में आपको लिखना है। तो बी क्या हो जाएगा आपका, यहां पे भाजक हो जाएगा, क्यू आपका क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा, आर आपका शेषफल हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा बच्चों। अब यहां क्या करना है, इसको अगर हम देखें तो 225 में 135 घटाए तो 5 में 5 जीरो जाएगा, और उसके बाद यहां देखिए बचेगा क्या आपका 22, 22 में 13 जाएगा, तो कितना बचेगा, 13 10 23 होता है, अर्थात 9 बचा। यहां आप देखें तो यहां लिखेंगे चूंकि आर डज नॉट इक्वल 0, यहां क्या है, आर क्या है, जो आर 90 है, तो अतः आर क्या है, 0 है, नहीं है, इसलिए
आप लिख सकते हैं अतः प्रक्रिया को, क्या लिखेंगे, प्रक्रिया को दोहराने पर, प्रक्रिया को दोहराने पर, दोहराने पर अब पुनः यही प्रक्रिया आप करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां अब आप किसको तोड़ेंगे, 135 को, किसको तोड़ेंगे, 135, 135 में भाग किसका जाएगा, 90 का। ध्यान दीजिएगा, अब इससे हमें 225 से मतलब नहीं, अब 135 में 90 का भाग जाएगा, तो 90 दूना 180 होता है, ये भी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार ही जाएगा। एक बार गया तो यहां देखिए कुछ बच जाएगा, तो 90 में अगर करें तो बचेगा कितना, 90 10 100 और 35 45 बच गया आपका। कितना बचा बच्चों, 45। और जब 45 बचा तो यहां पुनः आप देखें, चूंकि लिख सकते हैं r डज नॉट इक्वल 0, अतः क्या करेंगे, अतः पुनः प्रक्रिया दोहराने पर, पुनः प्रक्रिया दोहराने पर, देखिए यहां पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे। अच्छा पुनः प्रक्रिया दोहराएंगे, अब ध्यान दीजिएगा किससे अब भाग देंगे, अब 90 में भाग देंगे, किससे, 45 से। अब देखें बच्चों, 45 दूना सीधे सीधे 90 होता है, 45 दूना 90 अर्थात 45 गुणित 2 और प्लस क्या बचा, 0। अब यहां क्या है, r बराबर 0, r बराबर क्या आ गया, 0। अतः लिख सकते हैं, देयरफॉर यहां लिख सकते हैं अतः 225 तथा 135 का मस 45 होगा, 45 होगा। 225 तथा 135 का मस क्या होगा, 45 होगा। बस इतना ही लिखना होता है बच्चों। यहां क्या है कि जब तक यह कारण क्या है, 45 क्यों होगा, 45 से भाग देने पर, जिससे भाग देने पर शून्य रिमाइंडर आ जाए, मतलब शेषफल शून्य जिससे भाग देने पे आएगा, वही आपका क्या होगा, वही मौसा होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां 45 से जब भाग दिए तब जाकर के 0 आया, अतः 45 ही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। चलिए मैं दूसरा इसी प्रकार ले लेता हूं, आंसर सेकंड। आंसर सेकंड देखो बच्चों, तो यहां 196 है, 196 है, और देखिए हम सीधे सीधे लिख लेते हैं इसको। यहां क्या है, 338,202, मतलब क्या है 38,220 बराबर क्या करना है, भाग किससे देना है, 196 से। देखिए बच्चों ये भाग बहुत लंबा है, इसको मैं पहले कर चुका हूं, नहीं किया होता थोड़ा परेशानी होती, तो इसलिए 196 में अगर 195 का गुणा कर दिया जाए, किसका गुणा कर दिया जाए, 196 में 195 का गुणा अगर कर दिया जाए तो यह टोटल कितना आता है, 38,220 आ जाएगा। तो यहां प्लस क्या लिख देंगे, शून्य। यहां प्लस क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पे प्लस अगर लिखेंगे तो आप क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। अतः जब यहां एक शून्य लिखेंगे तो आपका मसा क्या आ जाएगा, यहां मसा किससे, 196 से भाग देने पे आया है, अतः यहां क्या लिख देंगे, यहां लिख लीजिए, लिखना हो तो r बराबर 0, अतः आपका क्या हो जाएगा, मस अर्थात HCF बराबर क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर आपका 196। बच्चों यहां मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा समझाने वाला है जो विशेष समझाया जाए, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आंसर तीसरा देख लेते हैं। यदि आपको यहां इस पर कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को पुनः दोहरा करके बता दूंगा। देखिए अगला है आपका 255 और 867, तो यहां लिख देते हैं 867 बराबर क्या लिख देंगे, 255। अगर आप लिखना चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं कि 867 तथा 255 का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन बट जरूरी नहीं है। तो 867 बराबर 255, अब 255 का कितनी बार गुणा करें कि 867 आ जाए। देखिए बच्चों यहां 2 तिहाई 6 और 55 है, 55 मतलब 50, तो मतलब 3 अढ़ाई 7.5 होता है,
3 का अगर हम 250 का 3 बार गुणा करें तो लगभग 750 के आसपास आएगा, और ये 800 है। 4 बार जा नहीं सकता क्योंकि 4 दूनी 8 और 55 चौका 2 आपका हो जाएगा 220, ज्यादा हो जाएगा। अतः 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? 3 बार। तो 3 बार ले लीजिए, प्लस जो बच जाए करना हो गुणा कर सकते हैं। 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 1 16 और 3 दूना 6, 1 7, 765 आया। लेकिन है क्या है आपके पास? यहां देखा जाए तो 867 है, 867। ये 65 है, मतलब आपके पास यहां क्या बच गया? 102। 65, 66, 67, कितना बचा है आपके पास? यहां 102 बच गया। और जब 102 बच गया बच्चों, तो यहां देखा जाए तो r डज नॉट इक्वल 0। तो क्या करेंगे? तो प्रक्रिया को आप क्या करेंगे? दोहराएंगे। प्रक्रिया को दोहराने पर अब प्रक्रिया को दोहराएंगे तो कैसे दोहराएंगे? अब ध्यान दीजिएगा, 255 आएगा इधर और 102 आएगा यहां। 102 आ गया यहां। अब 102 का कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। 102 दूनी 204, प्लस है आपका 204 आ गया। तो बचा क्या? यहां 225, यहां 55 था बच्चों, क्या था? 55। तो 204 आया, 55 में करें तो यहां क्या बच जा रहा है आपका? कितना बचा? 51 बचा। कितना बचा? 51। यहां भी r इक्वल 0 नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रक्रिया को आप दोहराएंगे। प्रक्रिया को क्या करेंगे? दोहराएंगे। प्रक्रिया को आप दोहराएंगे। जब दोहराएंगे तो क्या हो जाएगा आपके? यहां पुनः आप क्या करेंगे? 102 बराबर 51 आया। 51 का गुणा कितनी बार करें? 102 आ जाए 2 बार, और प्लस में क्या आया? 0। अतः क्या हो जाएगा? अतः लिख सकते हैं r इक्वल 0। तब क्या हो जाएगा? तब आप देख सकते हैं 867 तथा 255 का HCF कितना हुआ? HCF हुआ है आपका, देखिए 51 से कटा है इसलिए 51 हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहां ये चीज समझ में आया? मुझे नहीं लगता यहां कुछ विशेष है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में से समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, मैं पुनः समझा दूंगा। देखिए बच्चों, यहां दूसरा सवाल आपका क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। जहां q कोई धनात्मक पूर्णांक है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां क्या लिखा हुआ है? धनात्मक विषम। क्या होना चाहिए? विषम पूर्णांक। चूंकि 1, 3, 5 है इसलिए क्लियर है कि विषम होना चाहिए। अब यहां आपको दर्शाना है, तो आप देखिए इसका हल कैसे करेंगे। हल करते समय आप देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि a इक्वल BQ + R, यही लिखते हैं। जहां पर क्या होता है? जहां R इज लेस देन R इक्वल 0, या ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, 0 इज लेस देन R इक्वल R एंड R इज लेस देन V, ये होता है। अब यहां बच्चों अगर देखा जाए तो a इक्वल BQ + R, तो a आपका अगर इस रूप में देखा जाए तो 6q + 1 दिख रहा है। तो मतलब a को क्या मानना होगा? मानेंगे a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। यहां क्या मानेंगे कि कोई धनात्मक हम पूर्णांक मान लेंगे a को। तो हम यहां मानेंगे, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसको अभी मत लिखिएगा। हम यहां से लिखते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b इक्वल क्या होना चाहिए? 6। अब देखिए b इक्वल 6 क्यों हुआ? यहां मैं इसीलिए इस सूत्र को लिखा हूं कि a इक्वल BQ + R। तो ये BQ + R के रूप का दिख रहा है, तो यहां b की वैल्यू क्या दिख रही है? सब जगह आपकी 6 दिख रही है, अतः b का मान क्या रखना होगा? 6 रखना होगा। अब यह आपको क्या करना है? q कोई धनात्मक पूर्णांक कह ही रहा है, तो आप यहां करेंगे जहां b इक्वल 6, तो यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने पर ऐसा लिखिएगा। जब ये प्रयोग करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, अब इस चीज को आप लिख दीजिए। अब इस चीज को किसको लिखिए, ऊपर वाले बात को नीचे लिख दीजिए। अब ऊपर वाली बात को कहां लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए। तो नीचे जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, यहां लिखेंगे A इक्वल 6Q प्लस R। जहां लिखेंगे, जहां 0 छोटा है या बराबर है R के, और R क्या है, छोटा है B के, और B मतलब 6, B का मतलब क्या होता है 6। तो यहां क्या करेंगे आप, क्रमशः देखिए, क्रमशः करिए और चाहे एक अलग अलग करिए। तो आप क्रमशः R बराबर क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 रख नहीं सकते, क्योंकि R की वैल्यू 6 से छोटी है, अतः कहां तक रखेंगे। देखिए ये कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि यहां कैसे, जैसे YouTube पे आप कहीं देखेंगे तो वहां भी ऐसे रख देते हैं, किसी गाइड वगैरह में देखिए, किसी किताब वगैरह में देखिए, तो वहां भी ऐसे डायरेक्ट रख दिया जाता है। नहीं समझ में आता यार रख कहां से रहे, ये 1 2 3 4 5 कहां रख रहे हैं, कहीं 6 रखा जाता है, कहीं 8 रखा जाता है, कहीं 3 तक रखा जाता है, ऐसा क्यों। तो देखिए यहां बच्चों होता क्या है कि यहां कह दिया है कि अगर हम इसको लिख देते हैं इस प्रकार से भी, 0 क्या हो R और यहां ग्रेटर देन B, ऐसा लिखा होता है फार्मूला, देखे हैं आप। जब ऐसा लिखा होता है तो R B से छोटा होना चाहिए ना, तो R क्या होना चाहिए, 6 से, R यहां B का मान क्या है 6, तो R का मान क्या होना है, 6 से छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा का मतलब क्या है, 6 से छोटा मतलब 5, और कहां से, 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो हम चलिए 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 से तक ले लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहां जब हम रखेंगे तो यहां क्रमशः इसका मान रखेंगे, तो हम क्रमशः R बराबर तो ना रखने पर। तो जब हम इसको रखेंगे तो यहां R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखने पर, R बराबर 0 रखेंगे बच्चों, तो यहां क्या हो जाएगा, A इक्वल आप देखें तो 6Q प्लस 0, मतलब क्या आया आपका 6Q, केवल आया, 0 लिखने की जरूरत नहीं। R बराबर 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर जब रखने पर तो क्या आएगा, A इक्वल BQ प्लस 1, मतलब क्या आया कि BQ प्लस 1। उसके बाद R बराबर 2 रखने पर, R बराबर 2 रखने पर जब A इक्वल क्या हो जाएगा, BQ प्लस, यहां R की जगह क्या रख देंगे 2, तो ये क्या प्राप्त हुआ, B 6Q रखिएगा, 6Q प्लस 2। उसके बाद R बराबर 3 रखने पर, R बराबर 3 रखने पर, तो A इक्वल बच्चों क्या आया, 6Q प्लस 3। तो यहां देखा जाए 6Q प्लस 3 आया। उसके बाद R बराबर क्या रखेंगे, R बराबर 4 रखने पर, R इक्वल क्या करेंगे आप 4 रखने पर, तो यहां क्या है 6Q प्लस 4, यहां 6Q प्लस आपका 4 आया। उसके बाद पुनः R बराबर क्या रखेंगे, R इक्वल 5, हम यहां क्या करेंगे पुट करेंगे, और जैसे ही पुट करेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त हो जाएगा, A इक्वल 6Q प्लस 5 इक्वल लिख सकते हैं 6Q प्लस 5। यहां इस प्रकार से आपको मान प्राप्त हो गया। यहां कह रहा है सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। जब इस रूप का होता है बच्चों तो यहां देखें, यह जो दिख रहा है यह क्या है, 6 आपका सम संख्या दिख रही है, और सम संख्या में किसी चीज का गुणांक करके देख लीजिए क्या आएगा, क्या विषम आएगा। 6 में जैसे 6 में 2 का गुणा करिए 6 दूनी 12, 6 में 4 का करिए 6 चौ 24, 6 में 6 का करिए 6 4 36, 6 में 8 का करिए 6 8 48, 6 में 10 का करिए 6 दामा 60। देख रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है, आपको सम संख्या ही प्राप्त हो रही। यह क्या है, एक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक में 6 में अगर हम सम संख्या में पूर्णांक गुणा करेंगे बच्चों तो यह हमें क्या प्राप्त होगी, सम पूर्णांक, सम संख्या।
अब देखिए कोई सम में हम 6 में कोई भी संख्या गुणा करेंगे तो सम प्राप्त होगी, लेकिन सम में जैसे एक जोड़ देंगे बच्चों विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विषम। विषम हो गई। उसी प्रकार से 6 में कुछ भी गुणा करें तो सम प्राप्त हुई, सम में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? सम। सम में 2 जोड़ेंगे तो सम। फिर सम में 3 जोड़ेंगे तो सम में 3 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी? विषम। अगर सम में विषम संख्या जोड़ेंगे बच्चों तो विषम ही प्राप्त होगी। जैसे 4 में 3 जोड़ी 7, 5 में 6 में 3 जोड़िए 9, 6 में 7 जोड़ दीजिए 7 6 13, विषम प्राप्त हुई कि नहीं? सम में विषम जोड़ेंगे, सम में सम जोड़ेंगे तो क्या होगी? सम। और विषम में विषम जोड़ेंगे तो वहां देखिए विषम 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 5 जोड़े तो 8 आ जाएगा, 1 में 3 जोड़े तो मतलब विषम विषम को जोड़ रहे हैं तो भी सम आ रहा है, सम सम को जोड़ रहे हैं तो भी सम आ रहा है, लेकिन विषम विषम को, सम और विषम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? तुरंत आ जाएगा आपका क्या? विषम। जैसे ऋण ऋण को जोड़ने से धन, धन धन को जोड़ने से धन, और धन ऋण को जोड़ने से ऋण होता है ना, उसी प्रकार से सेम ये चलता है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे? 6 में ये सम में 4 जोड़ेंगे तो सम हो जाएगा। उसके बाद इस सम में 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? विषम। अतः आप देख रहे हैं कि विषम विषम विषम, ये तीनों संख्या क्या है? विषम। यही सिद्ध करना है 6 + 1 6 + 3 6 + 5 ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो नीचे लिख सकते हैं अतः 6 + 1 6 + 3 तथा लिखिए अंतिम है तो 6 + 5 एक विषम धन पूर्णांक है। आई होप बच्चों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर नए चैनल पे आए हैं, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। लेकिन एक चीज आपसे विनती है कि आपको अगर मेरा सेशन अच्छा लगे तभी आप लाइक करिएगा, तभी शेयर करिएगा, तभी सब्सक्राइब करिएगा। ऐसा ना हो कि कल आपको पछतावा हो कि यार मैं गलत व्यक्ति के साथ चला गया था, नहीं मेरा नुकसान हुआ। आप अगर मुझे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन देख लीजिए, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ये मेरा आपसे कहना है, निवेदन है। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी बच्चों का भविष्य खराब हो। अगर आप मुझे अच्छा समझे तभी मेरे साथ आए। ये नहीं चाहता हूं कि कल आपका रिजल्ट गड़बड़ हो तो आप अपने मम्मी पापा को ये सांत्वना देने के लिए कह दें कि सर जी ने गलत पढ़ाया, सर जी ने इस तरीके से पढ़ाया, सर जी ने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, फलाना ढमाका आप बताते हैं। तो देखिए जहां तक मेरा विश्वास है कि अगर आप अपने ऊपर खुद विश्वास करके काम करेंगे और अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो सफलता कदम चूमेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी नहीं किए हैं तो आपके पास 50 बहाना आ सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको सेशन अच्छा न लगे तो आप लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन अच्छा लगे तभी कीजिएगा। इस प्रकार से आज यहीं तक सवाल को रखते हैं। कल इसकी 3 सवाल और बच रही इस चैप्टर की, वो तीनों करा के फिर नेक्स्ट डे अगला लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को शुभ रात्रि।